तो दोस्तों इंडसइंड बैंक ने रिसेंटली 10 मार्च को अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में लगभग 2100 करोड़ का अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी के जो है वो डिस्क्लोज किया था, जो बैंक की नेटवर्थ पे 2.35% का निगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। एंड इसी अनाउंसमेंट के बाद दोस्तों इसके शेयर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड उसी दिन लगभग 11 मार्च को इसके शेयर में हमें लगभग 30% के आसपास तक गिरावट देखने को मिला था, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स में एंड कस्टमर्स में ये कंसर्न काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है कि क्या इंडसइंड बैंक में पैसा रखना सेफ है या फिर नहीं है। सो दोस्तों अगर आपका भी पैसा इंडसइंड बैंक में है या फिर आपके पास इंडसइंड बैंक का शेयर है तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको इसके शेयर को लेके आगे क्या करनी चाहिए उसका एक ओवरव्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, ताकि आपके लिए हम ऐसे रेगुलर कंटेंट लेके आते रहे। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू से हम शुरू करते हैं एंड बात करते हैं कि आखिरकार इंडसइंड बैंक के साथ हुआ क्या है। तो देखिए ये जो गड़बड़ी हुआ है ना दोस्तों, वो हुआ है इसके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में। यानी जो भी बैंक होती है उन्हें इंटरनेशनल करेंसी में जो है वो ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल करेंसी का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है। यानी आप अक्सर सुने होंगे कि आज डॉलर का भाव इतना बढ़ चुका है, यूरो का भाव इतना बढ़ चुका है एंड पाउंड का भी भाव काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसा आप तमाम खबर सुनते होंगे न्यूज़ में। तो इसी को मैनेज करने के लिए जो इंडियन बैंक है वो हेजिंग करती है, जिससे कि क्या है कि प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहे। यानी अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो इंडियन बैंक को नुकसान ना हो, इसीलिए इंडियन बैंक जो है वो हेजिंग करती है, जैसे कि आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया। सो दोस्तों ये जो गड़बड़ी पाया गया है वो इसी डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में पाया गया है। इसीलिए 11 मार्च को इसके शेयर प्राइस में हमें काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला था, जो लगभग 30% के आसपास तक था। यानी ये तो हो गया दोस्तों पहला रीजन जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में हमें काफ़ी भयंकर गिरावट देखने को मिला है। वहीं अगर दूसरा रीजन के बारे में बात करें तो जैसे ही ये न्यूज़ आया लोगों के मन में ये शंका दौड़ गया कि इस घटना के ठीक 1 से 1.5 महीने पहले ही इसका सीएफओ ने रिजाइन दिया था। यानी कंपनी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था वो 17 जनवरी को रिजाइन दे चुका था। यानी सडनली सीएफओ का रिजाइन देना एक निगेटिव न्यूज़ था। यानी अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी का कंसर्न और सीएफओ का रिजाइन देना एक काफ़ी बड़ा निगेटिव न्यूज़ था इस कंपनी के लिए। इसीलिए इसके शेयर में हमें काफ़ी भयंकर गिरावट देखने को मिला था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक मोड में दिखाई दिए थे। एंड इसी इन्वेस्टर्स के पैनिक को देखते हुए कल आरबीआई ने कहा है कि इंडसइंड बैंक वेल कैपिटलाइज है और फाइनेंशियल स्टेबल भी है, क्योंकि दिसंबर 2024 क्वार्टर के ऑडिट रिजल्ट के मुताबिक इस बैंक का जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो 16.46% का है, जबकि आरबीआई एंड बेसल नॉर्म्स के मुताबिक इंडियन बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रेशियो 9% का है। एंड वहीं अगर प्राइवेट बैंक हो तो 11 से 12% का कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। एंड देखा है तो उस 9% के मुकाबले में इस कंपनी जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो लगभग 16% का है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। वहीं थर्ड क्वार्टर तक इसका प्रोविजन कवरेज रेशियो 70.20% का था, जबकि आरबीआई के अनुसार प्रोविजन कवरेज रेशियो मिनिमम 70% का होना चाहिए। यानी देखा है तो इंडसइंड बैंक का जो पीसीआर है वो 70.20% का है, जो इंडिकेट करता है कि बैंक ने अपने बैड लोन का 70.20% जो है कवर कर लिया है प्रोविजन के थ्रू। यानी देखा जाए तो प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो आरबीआई के नॉर्म से काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर बात करें क्वार्टर थर्ड तक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में, तो क्वार्टर थर्ड तक इसका जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो था वो 113% के आसपास था। एंड बेसल 3 नॉर्म्स के अनुसार लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वो 100% का होना चाहिए। एंड देखा जाए तो 100% से कहीं ज़्यादा इसका एलसीआर है। यानी एक महीने में इस बैंक से जितना भी कैश आउटफ्लो होगा उससे कहीं ज़्यादा ये कंपनी अपने पास रिजर्व करके रखी हुई है, जो इस बैंक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यानी इस बैंक का अभी तक फिलहाल कैपिटल एडुकेसी रेशियो, प्रोविजन कवरेज रेशियो एंड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वे बियॉन्ड आरबीआई है। यानी देखा जाए तो इन तीनों में जो आरबीआई का सेट रूल है उनसे कहीं ज़्यादा है, जो इस बैंक के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इसीलिए आरबीआई ने भी कहा है कि आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा इस बैंक के साथ बिल्कुल सेफ है। बट देखा है दोस्तों तो आरबीआई भी एक्सटर्नल ऑडिट टीम का भी गठन कर चुकी है, जिसका रिपोर्ट भी आपको इसी मंथ के एंड तक देखने को मिल जाएगा। यानी ये जो गड़बड़ी हुई थी वो इंटरनल ऑडिट टीम के द्वारा हुई थी। एंड देखा जाए तो उसके अपोजिशन में आरबीआई ने एक्सटर्नल ऑडिट टीम का गठन किया हुआ है, जिसका रिजल्ट आपको इसी मंथ के एंड तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमें देखना होगा कि एक्सटर्नल ऑडिट टीम के द्वारा क्या रिपोर्ट आता है, उसके बाद ही हमें कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। हमें अभी जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि देखा है दोस्तों तो अभी भी काफ़ी सारा जो ब्रोकरेज एजेंसी है वो अभी इसमें होल्ड कराए दे रही है। जैसे सीएलएस हो गया वो भी अभी होल्ड कराए दे रही है। एंड देखा है तो सीएलएस का जहां पहले इंडसइंड बैंक पे 1300 का टारगेट था, वहीं अब 1300 का टारगेट को कट करके 900 का टारगेट दे रही है।
वहीं अगर बात करें दूसरे ब्रोकरेज फर्म के बारे में तो शेर खान भी 750 के टारगेट को लेकर इसको होल्ड की राय दे रही है। एंड शेर खान के बाद अगर दूसरे ब्रोकरेज फर्म के बारे में बात करें तो ICICI सिक्योरिटीज भी इसमें लगभग 850 रुपये के टारगेट के साथ होल्ड का राय दे रही है। यानी देखा जाए तो ब्रोकरेज फर्म भी अभी इस शेयर को होल्ड करने की राय दे रही है। बाकी बात दोस्तों, जैसे ही इसका एक्सटर्नल ऑडिट टीम का पूरा रिपोर्ट आता है उसके बेसिस पे हमें कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। बट फिलहाल अभी तक बात करें तो शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ा सा अप्स डाउन देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये एक फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। सो किन किन का पैसा इस बैंक में है एंड किसके पास इस बैंक का शेयर है वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।